हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। वो तो फेंट हो गई। सिस्टम ने ये तो बताया ही नहीं था कि 60 टच से इतनी इजीली फेंट हो जाती है। ताओ ये लिटरल में शॉक मूड में हो जाती है और तानुअन तो और भी ज़्यादा टेरिफाइड हो गई। ये तो सच का सच सामने आने वाला है। तानुअन फटाफट अपने घुटनों पर गिरता है और बोलता है, महाराज ये बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुरंत इस औरत को हटा देना चाहिए। मुझे सज़ा दो, मैं मरने के लायक हूँ। पर ताओ ये हाथ उठाता है और बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मारने का तुम्हें। वो स्मिरिक करते हुए साव को उठाता है और मुस्कुरा के कहता है, मुझे वैसे भी ऐसी लड़कियां पसंद है जो थोड़ा टच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाउन की चॉइसेस ताओ ये को बहुत पसंद आई है। फैंटो अंदर ही अंदर सोचती है, ये टायरेंट सच में एक बड़ा परवेंट है। चानवन अपनी पसीने से भरी शक्ल पोंछता है और कहता है, धन्यवाद महाराज। इसी बीच ताओ चिल मूड में डिसाइड करता है कि आज रात फैंटू उसका साथ देगी। फैंटू अंदर से वाव लेती है और जल्द ही इस हरकत का बदला मिलेगा। पर तभी ताओ उसकी तरफ ग्लैंस करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। वो सोचता है, ये इतनी खुशी क्यों लग रही है? क्या ये भी एक्साइटेड है मुझे शव करने के लिए? तभी वो डिक्लेयर कर देता है, आज रात तुम दोनों मेरे साथ रहोगी। बेडरूम की रात सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है बेडरूम में। ताओ ये दोनों लड़कियों को देखता है और कमेंट करता है, महल की सबसे खूबसूरत लड़कियां यही हैं और ऊपर से सिस्टम ने वार्न भी किया था कि ये दोनों मुझे बर्बाद करने आई हैं। परफेक्ट। पर एक दिक्कत है, मुझे इनके असली स्किल्स को पता नहीं है। फैंटो अंदर ही अंदर सोचती है, ये टायरेंट क्या सोच रहा है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देख के नॉड करती हैं। अपने मिशन के लिए हमें खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। वो सोचती है कि ताओ ये उन्हें ज़बरदस्ती अपना गुलाम बनाएगा, पर ताओ ये सिर्फ उन दोनों को घूर रहा है बिना कुछ किए। फैंटू और भी एनेक्सियस हो जाती है। वो सोचती है, उनमें से उसने ह्यूमन स्पेसिफिकली बुलाया है, ये तो पक्का सस्पिशियस है। पर चामू ने कहा था कि हमारी असली पहचान छुपाने का परफेक्ट प्लान बना दिया गया है। पर एक और चैलेंज है, ताओ ये सिर्फ खूबसूरती से बेवकूफ़ नहीं बनेगा। उसके पास शिव भी है जो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक राइवल भी है। अगर हमें उसका ट्रस्ट जीतना है तो हमें उसे सिर्फ अपनी सुंदरता से ज़्यादा वैल्यू दिखानी पड़ेगी। पर कैसे? अभी ताओ ये एकदम आगे बढ़ के पूछता है, क्या तुम दोनों को पता है कि मुझे कैसे इम्प्रेस करना है? ताओ ये थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है और पूछता है, तुम दोनों इतना गहरा सोच क्यों रही हो? मैं एक और बार पूछता हूँ, तुम्हारे पास कोई स्पेशल टैलेंट या एबिलिटी है? दोनों अंदर ही अंदर सोचते हैं, ये तो वही मोमेंट है जिसका हमें इंतज़ार था। त्यान ने हमें जो सिखाया था अब उसे यूज़ करने का वक्त आ गया है। सह पहली बार बोलती है, मुझे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आता है। मैं स्ट्रैगेजिंग, स्क्रिप्ट एनालाइजिंग, तालिस्मान, मैजिक, हेल्थ केयर, मेडिसिन और एल्केमी में एक्सपर्ट हूँ। ताओ ये अंदर से जीनियसली इंटरेस्ड होता है और दामन ये तो इंटरेस्टिंग निकली। और तभी शाह के एक और चीज़ मेंशन करती है, और मुझे इंटीमेट स्किल्स भी आती हैं। बंद दरवाज़ों के पीछे फैंटू अंदर ही अंदर सार्केस्टिक लफ करती है। बेचारी छोटी सिस्टर्स से ही बेहोश हो गई थी और अब इंटीमेट स्किल्स का क्लेम कर रही है। फैंटू का स्मार्ट मूव। अब ताओ ये फैंटू की तरफ टर्न करता है और उसे पूछता है, और तुम क्या जानती हो? पर उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा था कि वो शाह के जवाब से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं था। फैंटू अंदर ही अंदर सिचुएशन समझती है, मुझ पे अपनी वैल्यू दिखानी है पर इतना भी नहीं कि ये शक कर ले। उसका बैकग्राउंड एक मर्चेंट फैमिली से है। छोटी उम्र से अपने दादा के साथ बिजनेस और नेगोशिएशन करती आई है। फाइनेंस, कैलकुलेशन और ह्यूमन बिहेवियर के मास्टर है। पर एक रोल सीखा था, पावरफुल लोग अगर तेरी एक्सपर्टाइज जान गए तो दूसरे कभी सरवाइव नहीं करने देंगे। इसलिए वो स्मार्टली एक इनोसेंट स्ट्रेटजी चॉइस करती है। वो शाई एक्ट करते हुए कहती है, मैं तो एक वीक लड़की हूँ, मुझे कोई स्पेशल एबिलिटी या पावर नहीं आती। ताओ ये अंदर ही अंदर उसके वर्ड्स को एनालाइज करता है। फैंटू अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है, मैं एक अमीर परिवार से थी पर मेरे माँ बाप गुजर गए। ताओ ये का परफेक्ट प्लान। ताओ ये के अंदर ही अंदर सोचता है, ये लड़की तो एकदम बैटमैन जैसी लग रही है।
एक अमीर अनाथ जिसे सिर्फ वेल्थ मिली है, पर सिचुएशन एनालाइज करते ही उसको एक सॉलिड प्लान दिखता है। मैं इनसे ही अपने प्लान का काम करा सकता हूँ। वो फैंटू की तरफ देखकर पूछता है, तुम्हारी वेल्थ का मुझे क्या इंटरेस्ट लेना चाहिए? और तभी एक प्रपोजल देता है, तुम नेशनल ट्रेजरी की इंचार्ज बन जाओ। फैंटू ये सुनकर शाउट हो जाती है। ताओ ये अंदर सोचता है, अमीर घर की बिगड़ी लड़की होगी जो पैसे नहीं मैनेज कर पाएगी। अगर इसको फाइनेंसिस का जिम्मेदार बना दिया तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। परफेक्ट। फिर वो साय की तरफ टर्न करता है और तुम तो टैलेंटेड हो स्टडीज में, तो तुम बनोगी नेशनल टीचर, और ऊपर से तुम्हारी मेरी लॉन्गेविटी का ध्यान रखना पड़ेगा एल्केमी से। श्रेया अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा शौक हो जाती है। अगर मैं मेडिकल अफेयर्स हैंडल करूँगी तो बहुत लोग पॉइजन्स हो जाएंगे। ताऊ ये और एक वियर्ड डिमांड रख देता है, अब जब तुम नेशनल टीचर हो तो हमेशा टाइज रोब में दिखना चाहिए, बस क्योंकि मुझे कॉस्प्ले बहुत कूल लगता है। श्रेया अंदर से टेरिफाइड है और ताओ ये कि नाक से एक्साइटमेंट में खून निकल रहा है। कॉस्प्ले का पूरा हैरेम हो इस मार्शल वर्ल्ड में क्या कमाल की चीज होगी। एक नया स्टडी प्लान सीन शिफ्ट होता है हाउस स्टडी रूम में, जहां ताओ ये एम्पेरिकली एडिक्ट लिख रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने थोड़ा सा फेक जेट सेल बना दिया है। प्लान सेट है, जल्द ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। तभी वो किसी को अंदर आने के लिए बुलाता है। जनरल जेलन एंट्री लेता है। ताओ ये उसको एक डिक्री देता है और ऑर्डर देता है कि लिंगटोंग सिटी जाओ और ये प्रिंस टूसू को दो। उसको अपनी जान लेनी होगी और तुम उसका सर काट के वापस लाओगे। जनरल सिंपली बो करके ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो पैलेस से बाहर निकलता है एक रूफटॉप से एक ईगल उड़ाई जाती है। जंगल में एक सरप्राइज अटैक, ईगल्स चांद के ऊपर से उड़ता है। नीचे एक पूरी आर्मी मार्च कर रही है, लेकिन ट्री टॉप्स पे एक और छुपी हुई क्लोक्ड ग्रुप मौजूद है। एक लड़की जो बटरफ्लाई मास्क पहनी है ऑर्डर देती है, प्रिपेयर हो जाओ, पर वो खुद गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है, रास्ता छोड़ो। बूम, एकदम बुशेस के अंदर क्रैश हो गई। बाकी लोग देख के कैजुअली रिएक्शन देते हैं, ये तो हमेशा ही गिरती रहती है। वो ऑकवर्डली बुशेस में पड़े हुए फिर भी ऑर्डर देती है, अटैक। चिनसिन अपने घोड़े पर सवार है और नीचे एक रोप दिखता है। तामन डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन लेट हो चुका है। पूरी आर्मी ट्रैप में आ चुकी है। एसेंस ट्रीज से गिर रहा है। सोल्जर्स एक एक करके गिर रहे हैं। एक सोल्जर वार्निंग देता है, लॉर्ड शाह का ऑर्डर है, कोई नहीं बचना चाहिए। इंपेरियल डिक्री छोरी जिन सिन गुस्से से चिल्लाता है, तुम लोग एम्पायर की डिक्री को कैसे रोक सकते हो? तुम लोग रेबल्स हो। पर एक लॉक्ड वॉरियर कुछ नहीं बोलता, डायरेक्टली उसके सोल्जर्स को कट कर देता है। तभी एक आवाज़ आती है, बस इतना ही कर सकते हो? जिनसिन ऊपर देखता है, एक लड़की पंख जैसी मूवमेंट कर रही है और एक पल में वो उसके पीछे आ जाती है। उसका गला कट चुका है। एक और क्लॉक्ड मैन एक बॉक्स उठाता है और अनाउंस करता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था इंपेरियल डिक्री यही थी। लॉर्ड शाह बॉक्स खोल के कंफर्म करता है, ये वही डिक्री है जो प्रिंस टूसू को सुसाइड करने का ऑर्डर देती है। एक सोल्जर हेजिटेशन दिखाता है, हम एक इंपेरियल डिक्री को रोक रहे हैं, ये सही है क्या? पर एक तीर उसके कान के पास से गुजर जाता है। लॉर्ड शाह कामली कहता है, तुम भूल गए हो, हम कार्ड हैं शैडो वॉरियर से, हम सिर्फ एक मिशन के लिए जिंदा हैं। लेट एम्परर चिनजुन की लास्ट इच्छा को पूरा करने के लिए, और उसके लिए खून बहाना पड़े तो भी चलेगा। ताओ का प्लान सिया की वार्निंग थी। सिया को याद दिलाते हुए कहता है, हमारी पूरी अलायंस याद रखनी चाहिए थी जो एम्परर के साथ थी। उसने अपने मरने से पहले ताओ को क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया था। हमारा फर्ज था कि ये हो, लेकिन ताओ ने सिर्फ ताज छुपाया नहीं, बल्कि ताओ को मारने की भी प्लानिंग कर ली। इस डिक्री को तोड़ दो, ये सब प्रूफ करता है नया एम्परर दुश्मन है। शिया ऑर्डर देती है,
कंग गार्ड को इंस्ट्रक्शन है कि एरिया को क्लियर कर दो और कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। ताऊ अभी भी दूर नॉर्थ में है और हॉर्स पे चलाने पर भी उसे कम से कम 4 दिन लगेंगे लौट के आने में। इस दौरान ताऊ को पता नहीं चलेगा कि डिग्री सफल हुआ या नहीं और हमारे प्लान का एक्सपोज होने से पहले सिया सोचती है ताऊ को मार डालें। ताऊ की अनसर्टेनली प्लान फेल। 5 दिन बाद वापस ताऊ के रेसिडेंस में ताऊ काफी परेशान है। अभी तक कोई न्यूज नहीं आई। ये मैसेंजर्स मार दिया गया है। ताऊ सोचता है। शन यान अप्रोच और पूछता है आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो। ताऊ कैजुअली जवाब देता है मैं कुछ नहीं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तानवान को इतनी देर क्यों लग गई। जॉन फिंगर उठा के कहता है मुझे अच्छी और बुराई दोनों न्यूज देनी है। जाहो इंटरजेक्ट्स करके पूछता है हमारा इस सिचुएशन से बढ़कर और क्या बुरा हो सकता है। सैनवान कामली एक्सप्लेन करता है जो प्लान हमने इंपेरियल डिक्री को फॉरगी करके ट्याओ को मारने का बनाया था वो फेल हो गया। जोजो शौक में आके उसे रोक लेता है क्या तुम पागल हो, ये क्या बकरे बकरे बातें कर रहे हो। पर चैनवान उसका हाथ थोड़ा बहुत हटा देता है। जोजो ये हम दोनों की तरफ से हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना समझे। मैं बता दूं जिनको सिटी के बाहर इंटरसेप्ट किया गया था और जो उसको मारने वाला था वो थी कुंग गार्ड की लीडर सिया। कुंग गार्ड की इंटरव्यू तुई का फ्यूचर सिया कैसे इन्वॉल्व हुई और लेट एम्परर के सीक्रेट यूनिट क्यों, ये सब किसने इन्फॉर्म किया। चैनियन एज्योर करता है मेरे अपने तरीके हैं जोजो तुम फिक्र मत करो, इस बार हम लकी थे तो ये एक परफेक्ट मौका है बैलेंस रिस्टोर करना। आज रात ग्रांड बंकेट है, अगर सिया स्ट्राइक करना चाहे तो ये परफेक्ट मोमेंट होगा। सिया मूनलाइट में जंप करती है और सोचती है गार्ड अब थोड़ा वीक हो गया है, इससे हमारी प्लान सक्सेस होगी। जोजो केयरफुली खुश होता है तुई को मार देना होगा और तुई को उसका ब्लेम मिलेगा। चैनियन सोचता है ये परफेक्ट आउटकम होगा, अब बस फेट का खेल है। आज रात क्या होगा जोजो सोचता है ऐसे प्लान फेल कैसे हो सकता है। चैनियन ऑलरेडी निकलते हुए कहता है मैं तुम्हें बस इन्फॉर्म करने आया था, अब मुझे जाना होगा। वो स्टेयर से नीचे उतरता है और अपने अंदर सोचता है मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कैसे तू रिएक्ट करेगा और जो 2 लड़कियां मैंने उसके पास भेजी हैं वो भी उससे नफरत करती हैं। आज रात वो परफेक्ट चांस हो सकती है, लेकिन चाहे वो लोग जितने भी स्किल्ड हों क्या वो उसकी सही चाल को मात दे सकती है। बस यही उम्मीद है कि वो सिर्फ ओवर थिंक ना कर रहे हो। इसी बीच पैलेस हॉल में 2 साल का कॉस्प्ले बंकेट शुरू हो चुका है। बिल्कुल बीच में के किंग सबसे अलग नजर आता है। वो नेजुको के रूप में है और तीजो सबर के जैसे दिख रहा है। ये कम से कम ऐसे लगता है लड़कियां एक दूसरे की तारीफ कर रही होती हैं और बाकी लोग उनसे बातें कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स 2D की अटेंशन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये सोचकर पछता रहे हैं कि काश उन्होंने कुछ और ज़्यादा मॉडेस्ट पहना होता। तभी एक हल्का कदम हॉल में गूंजता है। लेडी शिया जो कुंग गार्ड की लीडर हैं आ चुकी होती हैं वहाँ पर। वो सोचती हैं ये शख्स तो एक बेहया और अजीब टेस्ट वाला इंसान है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सब पर पड़ती है उसे समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि इन लड़कियां में कोई भी लड़ने की कला नहीं जानता। फिर भी उनके बीच के एक अजीब सी कंपटीशन की आग भरी है। वो सुनती है 2 औरतें चुपके से बातें कर रही हैं। इतना रिवेलिंग आउटफिट पहना है, इसका मतलब है कि ये लड़कियां बहुत एम्बिशियस हैं। एक औरत जो हरा पहना है श्याओ की आउटफिट की तारीफ करती है, बोलती हैं कि ये बहुत क्रिएटिव है, लेकिन ये तो हराम कंपटीशन है, यहाँ फैमिली बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। लेडी शिया का मन तो करता है कि सबको मार डाले, पर उसका असली निशाना कोई और है। तभी भीड़ से जोर से चीयर्स की आवाज़ आती है। शाही हुजूर आ गए हैं। वो एकदम स्वैग में इंटर करते हैं। पता चलता है कि जो कॉस्प्ले लड़कियां दिख रही थी वो चाओ और ताओ जो नहीं बल्कि और कोई कंपटीटर्स हैं। वाह,
एक हवा में किस भेजते हैं और कहते हैं मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। लड़कियां भी मुस्कुरा के जवाब देती हैं हम भी आपको प्यार करती हैं। लेकिन तुई को तुरंत कुछ अजीब लगता है और ऑफ कोर्स ये सियाओ ही है। सिस्टम ऑलरेडी उसे कार्ड लीडर और ताओ की सपोर्टर के तौर पर फ्लैग कर चुका है। जब शियाओ महसूस करती है कि उस पर नज़र रखी जा रही है तो उसके अंदर एक अलग से टेंशन भर जाती है। वो चुपके से अपने कुनाई की तरफ हाथ बढ़ाती है, सोचती है ये पॉवेट यहीं ख़त्म होगा, और तभी वो जोर से चिल्लाती है शाही हुजूर आपका समय आ चुका है। और फिर वो सीधा उनकी तरफ उछल जाती है। बाकी सब औरतें शॉक्ड हैं, ये कैसे इतनी बदतमीज़ हो सकती है, कुछ सोचती है। तो ये है असली कॉस्प्ले बैंकेट। 5 दिन पहले ताओ ने सारी औरतों को इकट्ठा किया था और बताया था कि एक नया कंपटीशन होने वाला है। कोई एक लड़की क्यूरियस होकर पूछती है ये कॉस्प्ले बैंकेट होता है क्या? वो कैजुअली कहता है बस एक इवेंट है जिसमें सब अलग अलग आउटफिट्स पहन के गेम्स खेलेंगे, मज़े करेंगे और साथ में वक्त बिताएंगे। अब सब समझ गई थी शायद सिर्फ एसेसिन का रोल प्ले कर रही थी ताकि शाही हुजूर इम्प्रेस हो जाएं। लेकिन शाह तो सीरियस थी। वो एक जोर का वार करती है आज तुम्हारा अंत है। लेकिन टूडी सिर्फ एक प्यारा सा हार्ट शेप्ड किस भेजता है। एक लड़की इनोए गुस्सा होकर बोलती है ये चालू औरत एसेसिन होने का नाटक कर रही है। तभी शाह की साइड से उड़ा उस पे हमला करती है मैं इससे जीतने नहीं दूंगी। शाह तुरंत उसके हाथ पकड़ के उसे जोर से ज़मीन पर पटक देती है। वो कंफ्यूज्ड है, ये लड़कियां पागल हैं क्या? इनके पास कोई कल्टीवेशन नहीं, फिर भी ये मुझ पे अटैक कर रही हैं। तभी सारी औरतें शाह पर टूट पड़ती हैं। हम तुम्हें स्पॉटलाइट छीनने नहीं देंगे। वो शाह को खींचती हैं, ज़ोर ज़ोर से कहती है हमें अपने शाही हुजूर को तुम जैसी पागल से बचाना होगा। शाह ये सब देखकर हैरान है, ये लड़कियां इस आदमी के लिए इतना क्यों लड़ रही हैं। लेकिन जब उसके हाथ में छुरी और मजबूत होती है वो सोचती है अगर ये इनका डिसीजन है तो मैं भी कोई दया नहीं दिखाने वाली। तभी ताओई घबरा जाता है, ये लड़कियां मेरे टैलेंट रोल के लिए ज़रूरी हैं। वो तुरंत चीख कर बोलता है स्याही रुको, इन लड़कियों को छोड़ो। स्या अंदर ही अंदर सोचती है बड़ी हिम्मत है इस पर्वेंट की जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। फिर वो उसे पूछती है तो बताओ क्या तुम इनके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? लेकिन लड़कियां मुस्कुराती हैं, एक साथ कहती हैं हम तो आपके लिए जान भी दे सकती हैं। लेकिन टॉय जानता था मैं अभी नहीं मर सकता, देश के पॉइंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। वो माफ़ी मांगता है मेरे मरने के वक्त अभी नहीं आए हैं। शाह हंसी उड़ाती है तेरे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ताऊ एक कदम आगे बढ़ा और वादा किया कि वो गाड़ी छोड़कर ताऊ सू को दे देगा। उसे पता था कि शाह यहाँ उसका कत्ल करने आई है ताकि ताऊ सू को राजा बनाने का रास्ता साफ हो सके। शाह हैरान थी, क्या ये सच में उसकी असली पहचान जान चुका था? क्या ये सब सिर्फ चाल थी? उसने गुस्से से पूछा तेरे असली इरादा क्या है? ताऊ ने हाथ ऊपर उठाया जैसे कि वो सच बोलने को तैयार हो। थक गया था वो एक्टिंग कर करके। उसका बस एक ही सपना था, एक आलसी और नखरा राजा बनना। राजगद्दी का कोई मतलब नहीं था जब तक उसके पास एक भारी पूरी हराम हो, सुंदर औरतों से भरी हुई। अगर किसी और के हाथ में पावर देने से ये सपना पूरा हो सकता था तो वो गाड़ी छोड़ने को तैयार था। जैसे ही उसने ये कहा सिस्टम ने तुरंत नोटिफाई किया ये स्पीच एक स्पेशल स्टोरी राउट ट्रिगर कर रही है जिसमें पूरा देश बर्बाद हो सकता है। इस इवेंट के लिए एक शर्त थी, राजधानी के बाहर एक विशाल सेना होनी चाहिए और उसे गाड़ी छोड़कर किसी जनरल को देनी पड़ेगी। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता तो उसके 1000 पॉइंट्स जीरो हो जाते हैं। सिया को शक होने लगा कि ये झूठ बोल रहा है। उसे पता था इस दुनिया में कोई भी शक्ति को ठुकरा नहीं सकता और एक पॉविट जैसे ताऊ तो बिल्कुल भी नहीं। उसने ठंडे लहजे में कहा छोड़ इस बकवास को, तू चाहे सच बोल रहा है या झूठ, तू आज मरेगा और ताउसू ही राजा बनेगा।
ताऊ हैरान था कि शाह इतनी जिद्दी क्यों है। उसने और जोर लगाया उसे समझाने में। अगर मैं यहाँ जान दे दी तो ताऊ शू की बदनामी हो जाएगी। लोग उसे एक लेजिटिमेट एम्परर नहीं मानेंगे। तो ताऊ शू की बदनामी हो जाएगी, लोग उसे एक लेजिटिमेट एम्परर नहीं मानेंगे। वो सब कुछ अपने भाई के लिए कर रहा था। ये कहकर उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमक उठी। उसके दिमाग में पिछले एम्परर की एक बात गूंज उठी। एक बार उसने चिंचियों से पूछा था, मैंने उत्तर को जीत लिया, क्या अब मैं एक अच्छा राजा बना? चिंचियाओं ने कहा था, तेरे जैसे इंटेलिजेंट और मिलिट्री जीनियस को सदियों तक एक महान राजा के रूप में याद रखा जाएगा। लेकिन वो एम्परर उदास हो गया। मुझे जैसे जीतने वाले शख्स की इस राजवंश के फ्यूचर में कोई ज़रूरत नहीं है। शाह ने तब उसे यकीन दिलाया कि एक ऐसे राजा की हमेशा ज़रूरत रहेगी, पर उसने बस मुस्कुरा के कह दिया, मुझे पता है कि मेरे वक्त कम है और ये राजवंश के लिए इतना बुरा भी नहीं है। वो चाहता था कि अगला शख्स कोई ऐसा हो जो शांत और दयालु हो, कोई जो सिर्फ जीतने का सपने ना देखे बल्कि लोगों की रक्षा करे। श्याओ हमेशा से सोचती थी कि असली उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ ताऊ शू ही हो सकता है, लेकिन पिछले एम्परर की बातें सुनने के बाद ताऊ भी उसे थोड़ा ठीक लगने लगा। पर उसने तुरंत अपने आप को झटका दिया, नहीं, मैं कुछ शब्दों से अपना मिशन नहीं भूल सकती। असली वारिस सिर्फ ताऊ शू था, राजा का लेजिटिमेट बेटा। उसने गुस्से से फैसला किया, मैं ताऊ शू के पास ले जाऊंगी। मैं ताऊ को ताऊ शू के पास ले जाऊंगी, बस वही फैसला करेगा कि इसका क्या होगा। उसने हुक्म दिया, चलो हम लिंगटोंग सिटी जा रहे हैं, वही एबडिक्शन सेरेमनी होगी। ताऊ के लिए ये परफेक्ट था। सिस्टम बता रहा था कि कहानी सही डायरेक्शन में जा रही है। पर तभी रास्ते में एक इंसान ने उसका रास्ता रोका, जुत्सा। उसका हाथ में एक चमकता हुआ तालिस्मान था। उसने शाह से गुस्से से पूछा, तेरे पास क्या हक है एम्परर को ले जाने का? एक गहरी बैगानी रोशनी शाह के आसपास फैल गई। सब हैरान रह गए। शाह तुरंत समझ गई ताऊ ने जो कुछ भी कहा था शायद एक चाल थी। उसने अपने छुरी को और मजबूती से थाम लिया। मानी मन सोचा, इस तीरन की आदत है लोगों के दिलों से खेलने की, मैं इसका ये गेम और नहीं चलने दूंगे। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि ताऊ के पास कोई गार्ड प्लान है, वो खुद ही पूरा कंफ्यूज था। क्या ये सब हो क्या रहा है? जूजू ने ताऊ को तसल्ली दी, चिंता मत कर, शो का तालिस्मान कमाल का है, वो इस एसेसिन को जरूर हरा देगी। वो कॉन्फिडेंटली बोली, मैं और शो दोनों तेरी रक्षा करेंगे, हम तुझे कहीं जाने नहीं देंगे। ताऊ सिर्फ हैरान होकर सोच रहा था, मैं इनसे कहा था कि ये मेरी रक्षा करेंगे। उसके दिमाग में कुछ रातों पहले ये यादें वापस आने लगी। चैनी लड़कियों से बात करते हुए दिखाई देता है। वो उनसे पूछता है, तुम्हें अपने असली मिशन का पता भी है? जिया पूरा भरोसा दिखाती है, मुझे बस एक सही मौका चाहिए, फिर मैं उसे बेशरम टैरेंट को ख़त्म करके अपने परिवार का बदला लूँगी। लेकिन चाउन उसे समझाता है, सिर्फ एक बार उसे मार देना काफ़ी नहीं होगा, बहुत लोग मार चुके हैं, लेकिन हमारा असली मिशन पूरा साम्राज्य तबाह करना है। तब तक ताऊ को जिंदा रखना जरूरी है। दोनों लड़कियां ये सुन के चौंक गई। ताऊ को जिंदा रखना? चानवान ने सफाई दी, ताऊ हमेशा से एक नालायक और मूर्ख राजा दिखाई दिया, इसलिए तानियान ने उसे गद्दी तक पहुंचने दिया जबकि ताऊशू सेना का नेतृत्व कर रहा था। फिर चानवान बताता है कि तानियान ने पूरी कहानी रिवील कर दी। शो हैरान होकर पूछती है, मतलब मुझे उसकी रानी बन के उसका भरोसा जीतना है ताकि मैं उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करूं जो क्यान डायनेस्टी को तबाह कर दे? चानवान हाँ में सर हिलाता है, बिल्कुल, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। वो वार्न करता है, जब से ताऊ गद्दी पर बैठा है उसका सब कुछ
बदल गया है। नालायकी और बेवकूफ़ी सिर्फ एक नकाब थी, वो इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसलिए अभी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके पास रहें और उसकी असली कमज़ोरी ढूंढें। शाह हैरान थी, उसने पहली बार चाउन को इतना सीरियस देखा था। उस समय उसे समझ नहीं आया कि वो डर रहा है या फिर एक्साइटेड है। चानवान फिर फैंटू की तरफ देखता है और उसके इंटेलिजेंस की तारीफ करता है। मुझे यकीन है कि तू जल्दी एडजस्ट कर लेगी। चानवान तालिस्मान और एल्केमी में माहिर थी, जबकि शाह की कॉम्बैट स्किल्स लाजवाब थी। लेकिन शाह एक ही ट्रैक माइंड वाली थी। इन तीनों की ताकत मिलकर प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकती थी। एक बात तो पक्की थी, ताऊ और ताऊ शू की एक साथ खड़े ही नहीं हो सकते थे। वॉट मान में फैंटू हंसी रोक नहीं पाए। चैनवन बिल्कुल सही कह रहा था। ताऊ की नालायकी सिर्फ एक धोखा थी। शाह समझ गई ये कॉस्प्ले इवेंट सिर्फ एक चाल थी जो उसने मुझे फंसाने के लिए बनाई थी। उसने एक परफेक्ट मौका बनाया ताकि मैं उसे ताउशू के पास ले जाऊं और उसके मिनिस्टर से बदला लेने का स्टेज सेट हो जाए। लेकिन ताओ को ये नहीं पता था कि शैन यान पहले ही सबको एंटीसिपेट कर चुका था। रो गुस्से से डांटता जबकि ताओ हंसी दबा रही थी। ताओ ने कुछ अजीब महसूस किया और पीछे देखा। जोजू सीधा सीधा अपने काम में बिजी होने के नाटक कर रही थी। लेकिन ताऊ तुरंत समझ गया, मतलब ये दोनों लड़कियां भी तैवान की तरफ से आई हैं। ये मुझे ताउशू को गद्दी देने नहीं देंगी। लेकिन यह इवेंट तोई के लिए बहुत परफेक्ट था। यहाँ से पूरा साम्राज्य को बर्बाद करने का रास्ता निकल सकता है था। उसको एक ही चीज़ चाहिए थी, शाह को कंट्रोल करना। एकदम से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, जैसे ही उसको शाह की सबसे बड़ी कमजोरी याद आई। जैसे ही शाह पीछे हटी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, तो इस चुपके से उसके पीछे आया।